Hello students, good morning all of you. टेंस के पार्ट 4 में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो पास्ट टेंस जैसा कि प्रेजेंट के अंदर पढ़ा था कि चार सब ब्रांचेस होती है, चार छोटी छोटी जो उपशाखाएं होती है, तो वो उपशाखाएं हर टेंस में अप्लाई होती है, चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो। तो पास्ट टेंस के अंदर अपन पहले नंबर की जो ब्रांच है वो पढ़ेंगे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और ये एग्जाम की दृष्टि से ये जो टेंस है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी करेक्ट फॉर्म बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाती है, तो इसको आप डीपली सीखें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी कि क्या हेल्पिंग वर्ब अप्लाई होती है, ठीक है, और क्या मेन वर्ब अप्लाई होती है, इनके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है और क्या मेन वर्ब इसकी अप्लाई होती है, इन दोनों की जो जानकारी अपन यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर डिड यूज की जाती है, ठीक है। डिड किस वाक्य में लगती है? निगेटिव, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ये ध्यान रखना। दो सेंटेंस के अंदर डिड लगेगा, एक तो नेगेटिव में लगेगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर लगेगा, ठीक है। और जिसमें डिड लगेगा, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब जिसमें लगेगी, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। इसकी दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। ये बात आप चाहो तो ध्यान रखो ओरली या ऐसे। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ये तो हो गई इससे रिलेटेड बेसिक जो नॉलेज है। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देना, इंग्लिश में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, बाकी सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, थर्ड फॉर्म के साथ भी होते हैं, आईएनजी के साथ होते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म ऐसी है जिसके साथ कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है, ये स्वतंत्र रूप से आती है। तो ये बात तो हो गई इससे रिलेटेड। और एग्जाम की दृष्टि से बार बार बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। एग्जाम की दृष्टि से इसमें स्टोरी राइटिंग वगैरह होती है, इसमें है ना जो पास्ट रिलेटेड जो घटनाएं होती है वो लिखते हैं और क्वेश्चन आंसर भी लिखते हैं। तो ये इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी बहुत ही मतलब डीप स्टडी कीजिए।
अब यहाँ पर देखो रूल नंबर फर्स्ट जो इसके अंदर पढ़ेंगे, यदि इंग्लिश के सेंटेंस में वंस वन डे अगो, yesterday ago, yesterday, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट के बाद डे हो, नाइट हो, डे हो, नाइट हो, वीक हो, ईयर हो, संडे मंडे हो, कुछ भी टाइम आ जाए, लास्ट के बाद कोई भी टाइम आ जाए, ठीक है, या पास्ट टाइम और डेट, कोई भी भूतकाल का समय या तारीख आ जाए, कोई भी भूतकाल का समय या तारीख आ जाए, तो इन सब में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज करते हैं, ठीक है। हो तो रिक्त स्थान में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। एक कॉमन रूल है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन एक तो पुटअप होता है, एक कंडीशनल से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। तो इंग्लिश के सेंटेंस में वंस हो, वन डे हो, अगो हो, यस्टरडे हो, लास्ट प्लस टाइम हो, कोई भी टाइम हो इनमें से, है, इसके बाद पास्ट टाइम हो, डेट हो, तो रिक्त स्थान में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बनते हैं? पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल समझ लीजिए। राम read the Ramayana, yesterday स्टूडेंट्स है ना, स्टार्टिंग में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस एडवर्ब। इस एडवर्ब के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये एडवर्ब लास्ट में भी आ सकती है, ये एडवर्ब है ना आगे भी आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको रीड की आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो पहले तो इस एडवर्ब वाले चार्ट में देखिए कि आपको कौन सा मतलब वर्ड है ना जो वाक्य में नजर आ रहा है। देखो yesterday इसकी पहचान है पास्ट इंडेफिनिट की। तो देखो yesterday आ रहा है तो आपका रूल क्या कहता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे? पास्ट फॉर्म। देखिए रेड हो जाएगा, रीड की क्या हो जाएगा? रेड। और इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट फॉर्म में रीड होता है, सेकंड और थर्ड में क्या होता है? रेड। ये प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट्स बोलने में मिस्टेक करते हैं तो इनका भी ध्यान रखना। इसके बाद एक एग्जांपल देखिए इसका, जिसमें एडवर्ब आपको मतलब हमें जो पहचाननी पड़ेगी क्या? वी गेट फ्रीडम इन 1947। बीता हुआ समय हो तब भी अपन इस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो इसमें 1947 जो है
ये पास्ट टाइम है, गुजरा हुआ समय है। तो इसमें 1947 जो है, अरे अभी तो नहीं चल रहा ना, ये आएगा नहीं, ये गुजर चुका। तो इसलिए इसमें कौन सा भरेंगे, देखो सेकंड फॉर्म भरेंगे, गेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गोट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज है एग्जाम में ज़्यादातर इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे मान लो एक वाक्य आ गया, अगला एग्जांपल देखिए 3rd नंबर का। लास्ट ईयर वी celebrate the Republic Day in our स्कूल। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है। अब इसमें आपको सेलिब्रेट की करेक्ट फॉर्म भरनी है। अब पहले तो ये देखिए आपकी इसमें पहचान कहाँ पर है, इसमें एडवर्ब क्या है। सबसे पहले तो ये देखो, एडवर्ब का आइडेंटिफिकेशन अगर आपने कर लिया तो आपके नंबर एग्जाम में श्योर है। देखो वाक्य में कहीं एडवर्ब नजर आ रही है आपको, ये फर्स्ट में देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट में है लास्ट ईयर, लास्ट प्लस टाइम है, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर। देखो इसमें लास्ट प्लस टाइम दे रखा है, लास्ट प्लस टाइम है, तो लास्ट प्लस टाइम है। अब इस पे सेकंड फॉर्म रहेंगे तो क्या हो जाएगी, सेलिब्रेटेड, ब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, उच्चारण ध्यान रखना, सेलिब्रेटेड, ये हो गई। इस तरह के जो सेंटेंस है एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं और इनका आइडेंटिफिकेशन आपके लिए जरूरी है। ये रूल नंबर फर्स्ट था। अब रूल नंबर सेकंड जो है अपन पढ़ेंगे, रूल नंबर सेकंड। एक एक पॉइंट को है ना नोट करते चलिए, एक एक पॉइंट को मतलब है ना जो लर्न कीजिए, सीखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, रूल नंबर सेकंड क्या है, यदि when से प्रारंभ होने वाले क्लॉज में रिक्त स्थान हो और कोमा के बाद वाले क्लॉज में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो। और दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो। ये स्थिति ध्यान रखना, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या अलग अलग। तो रिक्त स्थान में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। स्थिति एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स। वेन से कोई क्लोज प्रारंभ हो, दो वाक्य हैं, ठीक है। इसमें देखो वेन से वाक्य स्टार्ट है या वेन वाला क्लोज बीच में भी आ सकता है, ठीक है। तो वेन से वाक्य प्रारंभ हो, उस क्लोज में रिक्त स्थान है। वेन वाले वाक्य में क्या है, रिक्त स्थान है। और कोमा के बाद वाले क्लोज में वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है
तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट है ना अलग अलग है, ये विशेष रूप से ध्यान देना, दोनों के सब्जेक्ट क्या है अलग अलग। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, सेकंड फॉर्म भरेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हेन रवि एंटर द रूम सीता was reading a story। स्टूडेंट्स ध्यान देना, दोनों में से कोई सा भी क्लोज आपसे पूछा जा सकता है। पहले इस क्लोज को देखो, इस क्लोज में यहां तक है, ये व्हेन वाला क्लोज है और ये दूसरा क्लोज है। व्हेन वाले क्लोज में रिक्त स्थान है और कोमा के बाद वाले क्लोज में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है। इसका सब्जेक्ट रवि है, इसके सब्जेक्ट सीता है। तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। उधर वाले क्लोज में वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है और इधर वाले क्लोज में आपको करेक्ट फॉर्म फिलअप करनी है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म भरोगे आप, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भरोगे। तो एंटर की सेकंड फॉर्म हो जाएगी एंटर्ड। एक बात और ध्यान देना, एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, एंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। तो ये इस तरह का वाक्य हो गया। अब आगे अपन बात करते हैं कंडीशनल वाले वाक्य की जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कंडीशनल वाले सेंटेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स उन पे भी थोड़ा फोकस करो। रूल नंबर 3, कंडीशनल सेंटेंस में, ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज में रिक्त स्थान हो, रिक्त स्थान हो और रिजल्ट क्लॉज में, रिजल्ट क्लॉज में कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये मॉडर्न है, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो रिक्त स्थान में रिक्त स्थान और रिजल्ट क्लॉज में कुड वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो रिक्त स्थान में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। ये बात नोट करना है स्टूडेंट्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं, ठीक है। सेंटेंस आपके सामने है, देखिए इधर पहले सेंटेंस को समझ लीजिए। इफ आई, ये रिक्त स्थान है, a bird, I would fly in the sky। और यहाँ पर कहा गया है कि बी की करेक्ट फॉर्म भरिए, बी की करेक्ट फॉर्म भरिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो वाक्य है कंडीशनल क्लोज, इस वाक्य के दो पार्ट हैं, इस वाक्य के दो पार्ट हैं।
सबसे पहला वाला जो पार्ट है ये कंडीशनल क्लोज कहलाता है, पूरा वाक्य कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, ये कंडीशनल क्लोज कहलाएगा। इसमें शर्त दे रखी है, इसमें शर्त दे रखी है, शर्तवाचक होता है, ये कंडीशनल क्लोज होता है। ठीक है, ये वाला जो क्लोज है ये रिजल्ट है, एक में शर्त दे रखी है, एक में परिणाम दे रखा है, रिजल्ट क्लोज है। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो बातें समझनी है कि अगर इधर वाले में सेकंड फॉर्म दे रखी है, या मतलब है ना नॉर्मली सेकंड फॉर्म दे रखी है तो कुड भर दीजिए, और हाइपोथेटिकल कंडीशन है तो कुड भरना है। तो एक तो मॉडल समझ में और एक है ना करेक्ट फॉर्म, दोनों बातें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये वुड आ रहा है, पहचान देखो रिजल्ट क्लोज में क्या दे रखा है, रिजल्ट क्लोज का दे रखा है मॉडल दे रखा है वुड, प्लस फ्लाई क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दे रखा है देखो वुड, वुड में से एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और कंडीशनल क्लोज में क्या है, कंडीशनल क्लोज में रिक्त स्थान है, ये कंडीशनल क्लोज है इसमें रिक्त स्थान है, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी है। तो स्टूडेंट्स बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब। अब यहां पर एक बात और ध्यान देना कि ये जो सेंटेंस है ये अनरियल कंडीशन है, यहां पर अच्छी तरह से समझ लेना। अनरियल कंडीशन वाले वाक्य में ध्यान देना, अनरियल कंडीशन है, अवास्तविक स्थिति है। इफ आई, इसके बाद है वर्ब, इंसान कह रहा है कि यदि मैं एक पक्षी होता तो इट इज इम्पॉसिबल स्टूडेंट्स, इंसान पक्षी नहीं हो सकता, मानव पक्षी नहीं बन सकता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता, तो ये एकमात्र उसकी क्या है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी कंडीशन है, काल्पनिक स्थिति है, केवल वो कल्पना कर सकता है। इंसान यहाँ पर कल्पना कर रहा है कि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन, व्यक्ति के लिए असंभव है कि वो है ना जो पक्षी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में अपन को क्या करना है, देखो ग्रामर के रूल अलग होते हैं, ग्रामर में आई के साथ है ना जो वॉज लगता है, लेकिन इमेजिनरी कंडीशन में आई वो बहुवचनकर्ता के साथ, वो बहुवचनकर्ता के साथ, सॉरी आई व एक वचन, सॉरी एक वचनकर्ता के साथ, आई व एक वचनकर्ता के साथ, किस स्थिति में, इमेजिनरी कंडीशन में, काल्पनिक स्थिति में आई व एक वचनकर्ता के साथ वर्ब लगता है, वर्ब का यूज करते हैं। तथा प्लूरल के लिए प्लूरल सब्जेक्ट, ये नेम ध्यान रखना, सब्जेक्ट के लिए वॉज का यूज करते हैं। और ये केवल और केवल काल्पनिक स्थिति में होगा, जहां पर हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, अनरियल कंडीशन है, उस स्थिति में ही आपको ये करना है। अदरवाइज जो ग्रामर के रूल हैं वो अप्लाई होंगे, यहाँ पर थोड़ा रूल चेंज हो जाएगा। तो आई व एक वचनकर्ता के साथ आपको वर्ब का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ आ जाएगा बेटा वर्ब, और वर्ब बी की देखो, बी की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब, वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उसको कई बार गलत करके आते हैं। एग्जाम की दृष्टि से स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, अगला जो रूल है अपना इसका रूल 4, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यदि दो उपवाक्य एज इफ, ध्यान रखना, एज इफ एज दाउ से जुड़े हों तो एज इफ
या एज दो के बाद वाले क्लोज में वॉज वर्क का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये स्थिति भी इमेजिनरी होगी, इमेजिनरी कंडीशन होगी, ये भी ध्यान देना। कभी कभी ये सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी जो सूत्र है वो ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इधर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ACIS, या कभी कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी पूछ ली जाती है, कभी कभी सेकंड फॉर्म भी दे दी जाती है। तो स्टूडेंट्स इनको ध्यान देना। इसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा जो भी हो वो लिख दो। इसके बाद आ जाएगा एज इफ, एज द, एज इफ, एज द, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ये जो है इनको अच्छी तरह समझ लो। एग्जाम में कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पुटअप किया जाता है और फिर आप नॉलेज के अभाव में क्या कर देते हो, इसको रॉन्ग करके आते हो। वॉज वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वॉज वर्ब वाला प्रयोग यही रहेगा, ये वाले वॉज वर्ब का प्रयोग रहेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये वॉज वर्ब का प्रयोग यही रहेगा आपके, ठीक है। जैसे सेंटेंस है आपके सामने, my brother talks, my brother talks as if he the prime minister of India। My brother talks as if या as though, मैन पहचाने इसकी, ध्यान देना, मैन पहचान, यहाँ से वाक्य पहचानने में आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान देना। तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य भी इमेजिनरी है। कौन सा वाक्य है ये? इमेजिनरी, ठीक है। माई ब्रदर टॉक्स, मेरा भाई इस तरीके से बात करता है, एज इफ, मानो कि ही वह द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब भाई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो जो है वही रहेगा। कोई मोदी की तरह बात करता है तो कहते हैं तो मोदी है, तो मोदी रहेंगे। लेकिन देखो इसमें काल्पनिक स्थिति बताई है कि वो इस तरह से बात करता है मानो कि वह क्या हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो। तो यहाँ पर देखो वॉज वर्ब में से भरना है, तो आप ध्यान दीजिए ही के साथ क्या आएगा? एक वचन करता है ही एक वचन करता है, तो एक वचन करता के लिए क्या आएगा? वर आएगा। स्टूडेंट्स वॉज मत भरना, नहीं तो शून्य बटा सन्नाटा नंबर मिलेगा, रंग बिरंगे मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर वर ही भरना, वॉज मत भरना, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी कंडीशन है, वास्तविक स्थिति नहीं है। स्टूडेंट्स अब वास्तविक स्थिति नहीं है तो रूल्स इसके चेंज हो जाएंगे। इस तरह का सेंटेंस है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये सेंटेंस इस तरह से पूरे होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, कीप स्माइलिंग।